आज धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि। आज के जलंधर के इस सेमिनार का मैंने शुरू में ही ये खुशी जाहिर की थी कि आपका आज का सेमिनार सफलता के साथ शुरू हुआ और हैरान और हूं मैं इस बात से कि कभी कभी 4 बजते बजते सेमिनार में लोगों की संख्या कम होने लगती है, मगर जलंधर के आज सेमिनार में वो भी नहीं हुआ। पूरे के पूरे लोग हैं। ये सफल है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। मुझे अक्सर टीचर कहते हैं, जो टीचर आते हैं हमारे यहाँ, वो कह रहे हम क्लास वाले दिन भी बच्चों को क्लास में लाने के लिए बड़ी मुश्किल महसूस करते हैं, और आप छुट्टी वाले दिन क्लास शुरू करवा दी आपने, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, एजुकेशन की जब बात आती है, सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान का नाम, ये तो आदर्श ने इसको अपने एक संघर्ष से जोड़ा है। हालांकि उनको आदि कवि कहा जाता है, जिनकी कलम से पहला गीत आया, और केवल गीत नहीं आया, एक भारत का बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अब यूनिवर्सिटी हो गया है, भारत विद्या भवन अब यूनिवर्सिटी है। उनके यहां से जो पब्लिकेशन हुआ, एक किताब है उनके यहां से, द हिंदू शास्त्र एंड संस्कार, VA अय्यर का लिखा हुआ। उसका एक चैप्टर है द काल्स। उसमें उन्होंने लिखा कि गणित कौन सा, मैथ कौन सा, वो मैथ नहीं जो जमा घटाव करता है केवल, वो मैथ भी नहीं जो आज हमारे देश में खेला जाता है कि गरीब ने अगर मान लो कहीं मकान बनाने के लिए लोन ले लिया, तो 2 किस्त रुक गई तो मकान पे ताला लग जाता है बैंक का, और कोई पूरे देश की इकोनॉमी लेके चला जाए, वो फिर भी प्रधानमंत्री का प्रिय रहता है। वो गणित भी नहीं। गणित वो जिसको अभी सोहता जी कह रहे थे, साइंस की बात, जिससे मैं अभी बता रहा था, सूरज की रोशनी की गति, हवा में नमी कितनी है और गर्मी कितनी है, वो जो गणित है जिसको अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है, उसके 325 फार्मूले सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान ने लिखे। ये उस किताब में है जो आज यूनिवर्सिटी है। तो हमने ये नाम तो जोड़ा संघर्ष से, एजुकेशन के साथ, मगर एजुकेशन के साथ जो नाम पहले से जुड़ा था, जो हमारे देश के दलित वर्ग के पढ़े लिखे वर्ग ने जोड़ा था, वो नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एजुकेशन की बात करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि शिक्षित होना जरूरी है, और उनके 3 नारों में सबसे पहला है शिक्षित हो, दूसरा संगठित हो, और तीसरा संघर्ष करें। यानी ये नहीं कि शिक्षित होने के बाद संघर्ष नहीं रहेगा, भारत जैसे देश में रहेगा, क्योंकि जहां जातिवाद है, जहां इंसान नहीं पैदा होता, जातियां पैदा होती हैं, वहां आपकी पढ़ाई में भी संघर्ष रहेगा, पढ़ाई के बाद भी संघर्ष रहेगा संघर्ष। इसकी गारंटी नहीं कि संघर्ष खत्म होगा,
रहेगा, मगर हम अगर यूनाइट होंगे तो संघर्ष का जवाब हम बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो आज के सेमिनार से मैं एक दूसरी बात, यहां जो और लोग भी उपस्थित है, बहुत सारे जलंधर के सबसे पहले पढ़े लिखों में से आरसी संगर जी बैठे हैं। बाबा साहब की बात बहुत ज्यादा समय से इन्होंने की है। स्कूल नहीं गए चाहे बिशनदास सहोता जी, मगर बाबा साहब की बात को इतने अच्छे तर्कों से कहते रहे। तो मैं इनको भी और अपने आप को भी जोड़ के ये बात कह रहा हूं कि आज का सेमिनार सुनने के बाद हम तसल्ली से तो मर सकते हैं कि बाबा साहब की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज का सेमिनार सुनने के बाद जैसे हमारे बच्चे बोल रहे थे, जैसी उनकी उम्मीदें हैं, जो लड़ रहे हैं, जो बेटी अपनी बाप की लाश छोड़ के पेपर देने जा सकती है, जो बेटी सिजेरियन करवाने के बाद पेपर देने जा सकती है, और जो एक महिला अपने पति को खोने के बाद, अपने बेटे को खोने के बाद बहू को ये नहीं कहा जो कहती हैं महिलाएं, सास कहती हैं कि ये खागी मेरे बेटे को, उसने ये नहीं कहा अपनी बहू को स्कूल भेजा। ये उम्मीद है आज के सेमिनार की। तो इन उम्मीद को बल देने की जरूरत होती है, इन उम्मीदों को हवा पंख देने की जरूरत होती है कि ये अपनी उड़ान और भर सके। और ये उड़ान ऐसे सेमिनार और ऐसे सेमिनार में जब अनमोल सहोता जी, अशोक सहोता जी, सनी थापर जी, चंदन द्रावड़ जी, डॉक्टर सुरेखा जी, जब ऐसे टीचर आते हैं, गाइड करते हैं, एक एक बात बारीकी से समझाते हैं, और मैं वहां बैठे कहता हूं कि अपना नंबर भी दे दो। क्यों? क्या आपको जब जरूरत पड़े, आपको लगे वो जो आज सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है कि बच्चे को ये नहीं पता कि मुझे कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। यहां एक लहर सी चलती, जैसे फिल्मों की लहर चलती है, कभी डाकू वाली फिल्म बनती है, सारी डाकू वाली बननी शुरू हो जाती है ना। वो सीरियल बनने शुरू हुए, घरेलू औरतों की लड़ाई, वो इतनी पार करवा दी, इतनी पार करवा दी, यानी सारी शर्म हया बेशर्मी भी पार करके, बेशर्मी की भी हद होती, शर्म तो होती है, बेशर्मी की हद भी पार करके लहर चलती है। उस लहर से ही कपड़ों की भी जैसे लहर होती है, डिजाइन होता है कपड़ों का भी, कि इस तरह से एक लहर चलेगी। तो वो लहर चलती है, तो उसी तरह से हमारे यहां से भी अगर कहीं कोई उम्मीद पैदा हो रही है, तो वो उम्मीद कहीं टूटे नहीं, उस उम्मीद को बल मिले। तो उसके लिए मैं कहता हूं नंबर दे दो अपना। पढ़ाई में भी लहर चल रही है। पढ़ाई में एक समय था जब हम लोग पढ़ते थे, अचानक ही एक शब्द पॉपुलर हुआ कि टाइप एंड शॉर्ट हैंड सीखो। सारे का सारा भारतीय टाइप सीखने चला गया, बाकी सारी लाइनें छोड़ दी, इंजीनियरिंग भी छोड़ दी, मेडिकल भी छोड़ दिया, सारा भारत टाइप सीखने शुरू हो गया। अचानक भारत में अभी इन दिनों पिछले 5-7 सालों से कंप्यूटर आया, सारे लोग कंप्यूटर के पीछे पागल हो गए। नया शब्द इस्तेमाल हुआ इंजीनियरिंग के लिए। हमारे यहां जब हम पढ़ते थे तब इंजीनियरिंग शब्द इस्तेमाल होता था। नया शब्द आया बीटेक, सारा देश ही पागल हो गया, बीटेक बीटेक बीटेक। ये कौन बताएगा देश को कितने बीटेक की जरूरत है, देश को कितने डॉक्टर की जरूरत है, कितनी नर्सों की जरूरत है। अगर बीटेक में इंजीनियर भी है तो इंजीनियर में कौन कौन से ट्रेड है जिनकी जरूरत रहेगी और जिनकी नहीं रहेगी। इकोनॉमिस्ट भी करते हैं, दूसरे लोग भी करते हैं, बाजार को जांचने वाले भी लोग करते हैं कि बाजार में सोना भारी रहेगा या रियल एस्टेट भारी रहेगा, करते हैं।
मगर उन सब के गुरु कौन होते हैं? उनके गुरु ये टीचर ही होते हैं, यही सिखाते हैं हमको। और यही गुरु जब आपको जरूरत पड़े, आप जब 8th क्लास में हो, आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे, आप बच्चा सिंसियर नहीं है, तो इस सेमिनार से, इसको हमने डायरेक्टर ले भी करवाया है, इसको YouTube पे भी रखा है, इसीलिए कि जब चाहो आप इसको निकालो और देख सको। इसकी कॉपी बनाओ, अपने पेन ड्राइव में डालो, रिश्तेदारों को दिखाओ। पिछले साल हुआ ये बड़ा अद्भुत चमत्कार हुआ। इंदौर कभी हम गए नहीं थे, हमारा एक भी मेंबर नहीं था आदर्श का, मगर उन्होंने एक सेमिनार देखा पूरा, उसको पेन ड्राइव में लिया और एक एक दफ्तर में जाके दोस्तों के पास बैठ के, जैसे चाय के समय पे इकट्ठे होते हैं, अपने ही मोबाइल में उसको पूरा पूरा दिखाया कि देखो ये है। और बाद में हमसे कांटेक्ट किया कि जी ये जो यहाँ गाइड करने वाले टीचर हैं, सिर्फ वो 4-5 टीचर लेके आ जाओ, बाकी तैयारी हम करेंगे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। पहले ये होता था कि यहाँ कोई कवाल बुलाया जाता था, है ना, यहाँ कोई नाचने वाला बुलाया जाता था, तो लोग उसकी डिमांड करते थे कि जी इसको ले आओ। तो मैंने पिछले सेमिनार में भी कहा था, जो वहां रेड क्रॉस भवन में हुआ था, मैंने कहा जब बस्ती में एक जागरण होता है तो दूसरा ग्रुप दूसरा जागरण करवाता है, देवी एक ही होती है। वो कह रहा मैं अपने तरीके से खुश करूंगा, वो कह रहा मैं अपने तरीके से खुश करूंगा। खुश हुई नहीं देवी, वैसे अभी तक की रिपोर्ट ये है कि खुश नहीं, मगर करते हैं रीस। तो सेमिनार की भी रीस होनी शुरू हो जाएगी, हो रही है। और मुझे अच्छा लगता है, मैं अभी अनमोल जी से बात कर रहा था कि हालांकि लोग इसकी बारीकी को नहीं समझ पा रहे, इसकी जो बेसिकली जो जरूरतें हैं भी सेमिनार में क्या होना चाहिए, अभी उसे भी नहीं समझ पा रहे, मगर कम से कम शिक्षा सेमिनार कहना शुरू कर दिया। मुझे उम्मीद है वहां भी आ जाएंगे, है ना। पहले पंजाबी मीडियम पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपने आप पता लगा कि अंग्रेजी मीडियम ज्यादा जरूरी है, आगे वहां आ जाएंगे। हमारी उम्मीद है कि आ जाएंगे और हम वहां लाएंगे। बहुत सारी बातें आज भावुक भी रही और बहुत सारी बातें एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक भी रही, मगर एक दो बातें कुछ ऐसी आई बीच में, एक आध बात जो जहां हम की कल्चर की बात आई, सभ्यता की, सिविलाइज्ड कैसे होना, मैं उसमें एक बात कहना चाह रहा हूं। कभी एक सवाल है, करके देखिए अपने आप से। हमारी बस्ती में मंगलवार और शनिवार मांगने वाले आते हैं, हर बस्ती में हमारी। मंगलवार को बड़ी मोटी मोटी आवाज में मंगलवार है, मैंने कहा भी अब तो सबको पता, मोबाइल में उसी वक्त आ जाता है, हम अगला भी बता सकते हैं, अगली सदी का मंगलवार भी बता सकते हैं। तो शनिवार बताने आता है, चलो मंगलवार तो मैंने कहा मतलब नहीं बनता नहीं, शनिवार तो चलो बच्चे खुश हो सकते हैं कि आधी छुट्टी हो जाएगी, आज तुम बताने आ जाओ शायद बच्चे खुश हो जाए। एक मंगलवार शनिवार वाले आते हैं, एक कुछ और आ जाते हैं, है ना। ये नकोदर पूरा ही भरा हुआ उसी से, अंतरगाह वाले साईं सच्चे, पर क्या क्या कहते, दरबार, सच्चा दरबार, है ना। और पर क्या कहते हैं उनको, शहनशाह, है ना। होते भिखारी हैं, नाम रखते शहनशाह। और शहनशाह कैसे बनते हैं, आपको लूट के। तो शहनशाह हो ही जाएगा जो आपको डरा देगा, आपको धमका देगा, आपकी कमाई खा जाएगा। मगर मेरा सवाल ये है, आपने सड़े गले मिट्टी से भरे हुए ऐसे बड़े बाबों के सिरों में, पैरों में सिर रखा होगा, सबने रखा होगा, कुछ आज सुधर गए होंगे मगर सबने रखा होगा। मगर दो लोगों का कभी याद करो, एक हमारा सबसे पहला गुरु कौन सा होता है, सबसे पहला गुरु कौन होता है, मां। और दूसरा जो टीचर जिसकी पहली क्लास में जाते हैं। कभी होश संभालने के बाद, इस उम्र में आने के बाद, कभी मां के पैरों में वैसे ही सिर रखा जाके,
वो जो मैले कुचाले बाबे के पैरों में सिर रखते हो, पखंडी के पैरों में सिर रखते हो, जो अपनी मां को छोड़ आया उसके पैरों में सिर रखते हो, जो कहानियां सुनाता है कि 12 साल में अपनी मां का हिसाब कर दिया था, 12 साल की, ये लोग कह रहा उठा रोटी। मां का हिसाब कर सकता है कोई? कर सकता है? मगर याद करो कभी मां के पैरों में से रखा आज तक बड़े होने के बाद? और कभी वो टीचर जो मिल गया हो आपको, कभी ऐसे झुक के उसके पैरों में से रखा है? और मैंने एक टीचर को देखा, प्रोफेसर को ऐसे करते हुए। एक प्रोफेसर को, उसने एक बड़ा प्रोग्राम, अवार्ड प्रोग्राम था, मुझे भी वहां अवार्ड दिया गया, और एक डॉक्टर बुलाए गए चंडीगढ़ से, और डॉक्टर बहुत बड़ा नाम है उनका, हमारे गवर्नर, हमारा यहाँ का सीएम, हरियाणा का सीएम, सब उसी के कंसल्टेंट है। मगर वो डॉक्टर जब वहां आया तो प्रोफेसर को मैंने पूरा लंबा लेटते हुए देखा, उसके पैरों में से रखते, और मैंने पूछा ऐसा क्यों? वो कह रहा है मैंने पहला डॉक्टर देखा, ये डॉक्टरों का शहर है वैसे जलंधर, मेरे ख्याल से इंडिया में सबसे ज्यादा नर्सिंग होम यही होंगे, है ना, जैसे लुधियाना में हो, एशिया में। और नर्सिंग होम का मतलब ऐसा नर्सिंग होम है, अगर आप कल को बोर्ड अगर टांगना चाहो कसाई का, तो कसाई भी बिल्कुल सही है उनके लिए, है कसाई खाने, बुचड़ खाने। वो कह रही ये पहला डॉक्टर है जो टेस्ट के लिए नहीं लिख के भेजता कि टेस्ट करा लो, पहले वो कह रहा सारे टेस्ट रद्द करो, पहले मुझे समझने दो, मैंने भी तो डॉक्टरी पढ़ी है, पहले मुझे समझ लेने दो, जरूरत होगी तो टेस्ट रखेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कह रहे इसलिए सिर झुकाया भी आज के जमाने में एक ऐसा डॉक्टर जो टेस्ट नहीं लिखता। आपको याद है कोई ऐसा डॉक्टर जो टेस्ट ना लिखता हो? तो मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा कि सच में जहां से हमें ज्ञान मिले वहां हमें इसी तरह से नतमस्तक होना चाहिए। एक देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में आपके यहां से भारत में एक सिस्टम चल रहा है स्कूलों में, ये लास्ट दिन कौन सा दिन होता है? लास्ट दिन जो रखते हैं माँ बाप के लिए, पेरेंट्स डे है ना, क्या कहते हैं, पीटीएम है ना, पीटीएम। इंडोनेशिया में भी होता है, मगर भारत की तरह नहीं होता। भारत में तो टीचर बैठे होते हैं तैयार कि माँ बाप आए, जैसे ओझा डराता है, बाबा डराता है ना, आपके ग्रह खराब है, टीचर बैठे होते हैं डराने के लिए कि तुम्हारे बच्चे खराब। ये चलने ही नहीं है जी, ट्यूशन में चलेंगे। अरे भाई टीचर तुमने ट्यूशन लेनी है, फिर वहां जाके कैसे चल जाएंगे जब यहां नहीं चल रहे? हमारे साथ हुआ अभी कल की एक बात है। मेरा भतीजा +2 किया उसने पिछले साल, और अभी उसने कोचिंग कर रहा था मेडिकल की। 10th से लेके +2 तक उसके टीचरों ने 3 साल हमें धमकाया, यानी हमारी रोटी खराब कर दी। 10th का भी कह रहे जी इसको रोल नंबर नहीं देंगे तो टोटली फेल होना है। +2 तक यही करते रहे, मगर कल उसने सीएमसी का पेपर दिया जब बीएससी नर्सिंग का, तो सब बच्चों में जर्नल में टॉप था वो। जिसको स्कूल डरा रहा था, टीचर डरा रहे थे, कुशकेत। हमें नहीं पता, नहीं पड़ोसियों ने बताया कि आपकी लिस्ट लगी, कुशकेत का नाम सबसे ऊपर। और इंडोनेशिया में जब पीटीएम होता है तो वो माँ बाप को डराते नहीं, माँ बाप को ऐसे चेयर लगा के, एक सिंगल चेयर, लंबी लाइन लगाई जाती पूरे स्कूल की ग्राउंड में, माँ बाप चेयर पे बैठ जाते हैं, टीचर उनके बगल में खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी क्लास के बच्चों को बुला लेते हैं टीचर, जहां उनके माँ बाप हैं, और बच्चे बर्तन लेके आते हैं पानी का, टॉवल लेके आते हैं, माँ बाप के पैर धोए जाते हैं टीचरों के सामने।
ये इंडोनेशिया का पद्धति है और उसका परिणाम पता क्या है? दुनिया का एक ही देश है इंडोनेशिया जहां वृद्ध आश्रम नहीं है। इसी कारण यानी परंपराएं जो होती हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, डॉक्टर साहब ने बहुत जोड़ा इसको, सत्संग मुझे कहा गया, आपकी तरह ही योगेंद्र यादव जी ने भी कहा था यहीं खड़े होके कि मैंने सच्चा सत्संग देखा तो यहां आके देखा है। तो ये जो मान्यताएं होती हैं पारिवारिक, जिनको हम कभी कभी कहते हैं धार्मिक बातें हैं, सामाजिक बातें हैं, मगर ये इकट्ठी चलती, शिक्षा और दीक्षा, मीरी और पीरी, ये इकट्ठे चलते हैं। इनको अलग अलग चलाएंगे तो समय निकल जाता है। अभी लखनऊ में हमारा सेमिनार था 2 महीने पहले, वहां हमारे एडीएम आए, हमारे अपने एडीएम, और एक लड़की हमारी आई स्पेशलिस्ट मेरठ से, वो आई और इंट्रोडक्शन उसने करवाई, जैसे आपने अपना जीवन लगाया पूरा सामाजिक, कि मेरे पिताजी ने पूरी उम्र कौम के लिए लगाई है, और वो सामने बैठे हैं, मगर परमात्मा वाल्मीकि के लिए उसने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया कि मुझे कभी भी मैं मन से कोशिश करता हूं कि अगर मेरी तरफ से यहां से अनुशासन भंग होगा तो सारा अनुशासन भंग हो जाएगा, मगर मुझे वहां से मर्यादा तोड़नी पड़ी। भी तू कह रही तेरे पिता ने सामाजिक जीवन जिया, आई स्पेशलिस्ट हो गई है, मगर तुम्हारी वो आंख नहीं खुली जिससे तू परमात्मा को पहचान सके। उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रही है जो ब्राह्मण करता है और अब नाम बोध करते, वो शब्द इस्तेमाल कर रही हमारे मंच से। मैं कही हमारे मंच पे ये लिहाज नहीं कि तू आई स्पेशलिस्ट है, तू कोई बड़ा चंदा दे देगी, परमात्मा के बारे में अगर कोई बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। हमसे सीखो पहले, जो आपने पढ़ा ही नहीं है उसके आप ऊपर आप एक्सरसाइज ना करो उसके ऊपर। तो उसके बाद एडीएम साहब बोले, वो कह रहे मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहले पिताजी एक कॉलोनी में रहते थे, अलग कॉलोनी थी किसी ऑफिस की, उसके बाद हम पढ़ लिख के सर्विस कमीशन में आ गए और फिर चलते 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 चले ही गए, पीछे मुड़ के नहीं देखी। मगर यहां आके करे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आपने जब ये कहा कि मुझे अच्छा लगा तो मेरी हिम्मत भी हुई आपको कुछ कहने की। देश का बड़ा इकोनॉमिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, इकोनॉमिस्ट का टीचर होना ही बहुत बड़ी बात है। यानी इकोनॉमिक्स ऐसी चीज है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पहली पीएचडी जो की थी इकोनॉमिक्स में की थी, और जब उन्होंने अपना पर्चा लिखा तो रद्द कर दिया गया। पीएचडी की उनका जो थीसिस थी रद्द हो गई। क्यों? क्योंकि सरकार की पॉलिसी से मैच नहीं करती थी। बाबा साहब जो कह रहे थे कि आर्थिक पॉलिसी ये होनी चाहिए और सरकार की नीतियां यहां खराब है, वो मैच नहीं करते, इसलिए रद्द हो गई। तो इकोनॉमिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई बना बनाया कुछ नहीं है कि हम उसे ही पढ़ेंगे। जब उससे आगे जाएंगे, एमए के आगे जाएंगे, पीएचडी करने के लिए जाएंगे, तो वहां तो आपको पता नहीं सरकार आप लिख रहे हो, उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार हो, और जब वो पूरी हो रही हो मोदी की सरकार आ जाए तो आपका थीसिस तो फेल हो गया। तो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई ऐसे नहीं होती। मगर जो बड़ा इकोनॉमिस्ट रहा हो देश का, मनमोहन सिंह जैसा आदमी, फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर बना, पगड़ी छोड़ के बना, पगड़ी उसके साथ साथ गई। मैंने कहा आप एडीएम साहब कह रहे हैं मुझे कि हम चलते चलते चले ही गए और पीछे पीछे छूट गया। मनमोहन सिंह तो पगड़ी छोड़ के नहीं गए, और जब प्रधानमंत्री बने तब भी पगड़ी नहीं छोड़ के गए। ये हमें भी नहीं जाना चाहिए। हम मार इसलिए खा रहे हैं कि हमारे पास अब ये सेमिनार आप में से किसकी अरू ये कहेगी कि हर 2-3 महीने बाद नहीं होना चाहिए?
है किसी का मन भी नहीं होना चाहिए? चाहते हो भी हर 2 महीने बाद हो जाए? बताओ कितने लोग चाहते भी हर 2 महीने बाद हो जाए? मगर इतना सरमाया है हमारे पास। अभी ये 3 लोग थे, काम कर रहे थे, अजय है, अक्षरा और रिंकू, और 3 लोगों को अगर पूछो तो इनकी हालत क्या हुई है इस प्रोग्राम के लिए। अभी शायद इसके बाद मुझे कहेंगे, है ना, क्या ना देना कि पैसे दे जाओ, है ना। सेमिनार में क्या देते हैं मुझे लोग। हमारे बीच में प्रोफेसर साहब आए हैं अमृतसर से, और नीरज जी। मैं कहूंगा आ जाओ, मंच पे आ जाइए, बात चलती रहेगी। ऐसे ही आ जाइए, चुपचाप आ जाइए दोनों। प्रोफेसर विक्रम जी हैं, नाम गलत तो नहीं ले रहा मैं, है? हाँ, अमृतसर यूनिवर्सिटी से लेट हो गए, सुबह जल्दी पहुंचना था। तो मैं वहां भी बात कर रहा था कि देश का बड़ा इकोनॉमिस्ट, जो इकोनॉमिस्ट भी रहा, प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन भी रहा, गवर्नर रहा, रिजर्व बैंक का हर नोट पे उसके साइन भी रहे मनमोहन सिंह, और देश का प्रधानमंत्री भी रहा 10 साल लगातार। और उसके बावजूद भी उसने अपने ये नहीं कहा कि पगड़ी को एक साइड कर दे। वो पगड़ी उसकी फिर भी सर्वोच्चता थी। तो हमें हमारी जो हिस्ट्री है, इतिहास है हमारा, जो जिसको कल्चर कहते हैं, वो कल्चर जो है उससे आप अलग होके जी नहीं सकते। मैं पढ़ता हूं जब कभी लोग लिखते हैं जापान के ऊपर, चीन के ऊपर, बर्मा थाईलैंड के ऊपर लिखते हैं, तो ये भी लिखेंगे कि चीन और जापान में बुद्धिज्म है, फिर ये भी लिखेंगे कि ये जापान का कल्चर है, वो अलग है। वहां के वो दिखाते हैं जुलूस निकल रहे हैं, उसमें अलग तरीके के कुछ ताज बना रखे, कागजों की बहुत अच्छी चीजें बना रखी हैं, फिर कहेंगे ये वहां का कल्चर है, यानी वो वहां के अपने कल्चर से मुक्त नहीं हुए। तो हमें जब हमारे यहाँ सवाल आता है तो हमें यहाँ कहा जाता है कि आप अपने पिछोकड़ से, अपने कल्चर से, अपनी जड़ों से आप हट जाइए। उनसे अगर हटेंगे, मैंने अभी जो सवाल किया था कि हम 2 महीने बाद सेमिनार करें, आपने कहा हाँ, मगर वो जो ताकत है, जिसके पास पैसा है, वो ताकत जब आपके पास नहीं रहेगी तो आप नहीं कर पाएंगे। आप चाहते रहेंगे सिर्फ भी होना चाहिए, होना चाहिए, मगर कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने हमारे यहाँ रूटीन में लगातार हफ्ते में 2 दिन 3 दिन भी खाली बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। रूटीन में लगातार योगामृत, जिसको सत्संग कहते हैं, वो चलते हैं पूरे देश में। मगर पिछले 10 साल से मैंने उसके बीच में सेमिनार को एडजस्ट कर दिया, है ना। शुरू में हमारे मेंबरों को समझ में नहीं आया। हमने रोहतक में जब सेमिनार किया तो हमारे ही बड़े सीनियर लोगों ने ये कहा, जी अब आपको फिर हमारी तो कोई जरूरत नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रहे जी अब तो पढ़े लिखे आएंगे, हमारी क्या जरूरत रहेगी। मगर मैंने जब यहाँ नाम लिया बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन का, तो मैंने पढ़े लिखे आरसी संगत जी का नाम भी लिया और विशनदास सहोता जी का नाम। हम तोड़ के नहीं चल सकते, तोड़ के नहीं चल सकते, मगर समझ होती कुछ लोगों को, समझ में नहीं आता भी इसको कैसे हम कामयाब करेंगे। एक आज के सेमिनार में और खूबसूरती थी, और डॉक्टर साहब बैठे हैं, मैंने मंच पे भी बुलाया था, मैं दोबारा से भी अपनी बात रखूंगा। ये जो बच्चे, शब्द तो लेना पड़ेगा, कहना पड़ेगा कि जो बच्चे अनाथ आश्रम से आए, मैं जब पहली बार गया था, अक्षरा मुझे ले गई थी और मैं मिल रहा था सबसे, डॉक्टर साहब भी मुझे मिला रहे थे सबसे। बहुत ऐसे पेशेंट भी हैं जिनके मुंह से पानी गिरता है तो गिरना ही बंद नहीं होता। ऐसे भी हैं जो कोई एक हरकत कर रहे हैं तो उसी हरकत को करे ही जा रहे हैं, और दिन में 3 बार उनके कपड़े भी बदलते हैं।
तो ये दिखा रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊं। ये सच है मेरा, मुझसे वहां खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। और लास्ट में मुझे अक्षराहीन बच्चों के साथ मिला। अभी यहां कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो पढ़ते हैं, जिनके इनमें से कुछ माँ बाप है, किसी के कईयों के माँ बाप नहीं, वो बच्चे पढ़ते हैं। और आज यहां दो बेटियां बोली, गगनदीप और काजल, एक 10th में एक 9th में। जब मुझे बुलाया इनसे, मैंने इनकी उम्रें भी देखी, तो मैं वहां तो मैं अपसेट था, मेरे से बात नहीं हुई। वहां से लौटने के 3 दिन बाद मैंने बात की, जब मुझे अपना होश आया। मैंने कहा उनसे बात करो, उनकी मैनेजमेंट से बात करो। अगर मैनेजमेंट तैयार हो जाए तो हम किसी ऐसे कॉलेज से बात कर सकते हैं जिनके पास अपना हॉस्टल हो, जहां लड़कियां सुरक्षित रह सके और लड़कियां बेहतर। और कॉलेज भी आम नहीं, ऐसे नहीं करेंगे कि कोई ढूंढ के दे दे। जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज हैं, उनमें से कॉलेज चुनेंगे, खुद रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट मानेंगे या पैसा मानेंगे, एक चीज तो मान लेंगे। हम इन बच्चों को वहां ले जाएं, शायद वहां खड़े खड़े मुझे जो बोझ हो रहा था, शायद मैं वो बोझ उतार सकूं अपने मन से, है ना। मगर मैनेजमेंट का, क्योंकि इसके कई रूल है, हाई कोर्ट के जज भी आते हैं इनके यहाँ, ऊपर से वाच करते हैं, तो इनके अपने रूल है, इनका अभी कोई जवाब नहीं आया। मैं आज भी रिक्वेस्ट करूंगा इनको कि ऐसी जितनी भी बेटियां इनके पास हैं, ये अगर चाहें तो हम अलग अलग कॉलेजों में, चाहे किसी एक कॉलेज में, जैसे भी हो सकता है, इन बच्चों का भविष्य हम चाहते हैं कि बेहतर बन जाए, है ना। मगर ऐसा बेहतर भी ना हो कि ये बच्चे कल को अनाथ आश्रम को भूल जाए, ये भी नहीं चाहूंगा। उन मुश्किलों को, वहां के लोगों की मुश्किलों को भी याद रखना, वो जरूरी भी है। हमारे यहाँ जो हो रहा, हम यही दुख भोग रहे हैं कि हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा हमारे यहाँ को भूल जाता। सबसे पहले करता क्या है, असल में हो क्या रहा है, इसमें भी एक सिस्टम है, समझ लीजिए। हम कभी कभी माँ के साथ निकलते हैं बचपन में, तो माँ अपनी खरीदारी करती है और उसी बाजार में कोई आलू की टिक्की वाला होता है, गोलगप्पे वाला होता है, तो माँ कहती कुछ खाओगे, हम भी कह देते हाँ खाएंगे। माँ अपना गोलगप्पा खा लेती है, हम टिक्की खा लेते हैं। मगर जैसे ही हम पढ़ लिख के अफसर बनते हैं, फिर वहां गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं होती उस टिक्की वाले के पास। फिर हम बढ़िया कोई जगह ढूंढते हैं, बच्चों को कहते कि नहीं नहीं यहां नहीं जाएंगे, मैकडॉनल्ड के यहां जाएंगे, बच्चों को मैकडॉनल्ड घुमाएंगे। हम धर्म के मामले में भी यही कर रहे हैं कि ये गली वाला मंदिर जो है ना, ये पुराना है, छोटा सा हो गया, यहां वाला बाबा गरीब लगता है, लिखता ही रहता सारा दिन, है ना। वो बाबा जिसके यहां सोना चढ़ा हुआ हो, खबर आती टीवी में इतने किलो सोना चढ़ गया, आपको पता नहीं चलता भी ऐसे ही सोना कालू भंगी से भी छीना गया था। कालू भंगी नाम याद है, सुना है? नहीं सुना होगा, राजा हरिश्चंद्र याद रह जाता है, कालू भंगी बीच में से निकल जाता है। वो बिना वजह की शर्त थी, कालू भंगी को तो वैसे उकसाया था उसे, तो हमारा आर्मी उकसाया जाता है, अभी भी करके देख लो, 2 आर्मी लड़ना शुरू हो जाओ, कोई नहीं, पूरा बाजार नहीं हटाएगा, हमारा आर्मी बेचारा वैसे ही उत्तेजित हो जाता है, बीच में जाके सिर फिसा देता कि मैं करूंगा। कालू भंगी से सोना छीन लिया गया। ये टीवी में जो न्यूज आती है ना कि बालाजी को बहुत सोना चढ़ गया, और कौन सा आता है वो सुभाष के यहाँ गणपति, है ना, कौन सा सुभाष सबसे बड़ा होता है वहां का, लाल वाला, है ना, लाल। वहां के भी न्यूज दे देते हैं कि लोग इतनी चेन उतार के दे गए, तुम्हारी बहू तो नहीं दे आई, हाँ नहीं तो वीरपाल जी गर्दन दबा देंगे। तो हमें भी लगता है कि वहां दे आए, वो बड़े स्टैंडर्ड वाला बाबा है, वो बड़े स्टैंडर्ड वाला नहीं है। वहीं से
आपकी गुलामी की जंजीरें मजबूत होती। आज अगर केवल आप लोग पंजाब की बात कर रहा हूं, बात छोड़ दो, पंजाब के लोग सोच लें कि हमें इन दरगाहों में जहां कुछ नहीं है ना, इन पीर निगाहों में, इन देवियों के नहीं जाना, साल बाद आधी दुकानें बंद हो जाएंगी, आधी दुकानें बंद हो जाएंगी। सोचो एक अच्छा भला गायक गुरदास मान जैसा आके डेरे पे क्यों बैठ रहा है? क्योंकि ज्यादा कमाई वहां इकट्ठी हो रही, ज्यादा कमाई। और कमाई किसकी है? कमाई आपकी है। और उस कमाई से आपको सम्मान मिल सकता है। अगर नकोदर के डेरों में भी कई किलो कई क्विंटल सोना चढ़ जाए तो आपको सम्मान प्राप्त हो सकता है कि वाल्मीकि कौम ने चढ़ा दिया। हाँ, 4 IAS पैदा कर लिए, फिर सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई कहे अगर आके भी एक IAS शाहकोट में पैदा हो गया, एक नकोदर में पैदा हो गया, एक करतारपुर में पैदा हो गया, फिर सम्मान मिलेगा? या वो दरगाहें बड़ी हो जाए फिर सम्मान मिलेगा? सोचो। मैंने पहले भी सवाल रखा था कि सड़े सड़े से बाबे होते वहां बैठे, लालें गिरा रहे होते, थूक गिर रहा होता मुंह से, उनके सिर में रख लेंगे, सिर पैरों में जाके। कभी मां के नहीं रखा ऐसे बड़े होने के बाद? याद करो, रखा मां के? मां को तो आप ये भी नहीं पूछते घर जाके, मां को कहेंगे तो सही क्या बनाया है? कभी मां को ये सवाल किया क्या खाया आज तुमने? सोच के देखो, कितनों ने पूछा होगा मां से ही कि मां तुमने आज क्या खाया? कुछ खाया भी कि नहीं खाया दिन भर? ये ट्रेंड भी बदल। केवल नारा नहीं लगाना है कि सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान कहते हैं कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। उसको प्रैक्टिकल में भी तो करके देखो मां के साथ। नारे से नहीं होना, वैसा सच में स्वीकार करेंगे। एक सुरेखा जी ने कहा बार बार, बड़ा बल दिया कि टीवी नहीं देखना, है ना? अब मैं नई टेक्निक दे रहा हूं, 2 पिक्चर उनका नाम नोट कर लो। मैं नई टेक्निक दे रहा हूं, 2 पिक्चर है तो बहुत सारी, 2 पिक्चर है उनका नाम नोट कर लीजिए। एक पिक्चर है चौक एंड डस्टर, चौक एंड डस्टर। दूसरी पिक्चर है नील बटा सन्नाटा। और इसको ऐसा नहीं देखना कि देख ली बीच में और काम भी करे जा रहे हैं। पूरे परिवार ने मां के साथ बैठ के, पिता के साथ बैठ के, दादी है तो दादी को भी बीच में बिठा के, और ये पिक्चर आप देख सकते हो, बहन के साथ बैठ के देख सकते हो। ये दोनों पिक्चर पूरे परिवार के साथ बैठ के देखिए। और अगली बार जब इस मंच पे आप बच्चे आएंगे, उनकी भाषा और बदल जाएगी। ये वो पिक्चर है जो हॉल में नहीं आती नहीं है ना, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। हॉल में तो हमने बाबा साहब अम्बेडकर की पिक्चर भी नहीं आने दी, क्योंकि जब हम देखने नहीं जाएंगे हॉल लगाएगा क्यों? आप 2 महीने की बुकिंग कर देते अगर हॉल की, तो पिक्चर लगती कि नहीं लगती? अगर बुकिंग कर देते, बाहुबली की बुकिंग करने जाते हैं पहले ही, और बाबा साहब अम्बेडकर की नहीं, जिसने सारी कौम को बाहुबली बना दिया। अब आप बाहुबली है ना, है वोटों के, कि बड़े से बड़ा डॉन भी हो तो भिखारी बन के वोट मांगने आता आपसे, तो बाहुबली तो आपको बनाया किसने? बाबा साहब अम्बेडकर। और वो पिक्चर फेल करवा दी। तो ये 2 पिक्चर हैं, नोट कर लीजिए, जो हमने देखनी है। और एक पिक्चर यही देखनी है। ये जितने बैनर लगे हैं, मैंने पूछा था अमृतसर के बच्चों से, बैनर पढ़े? करें नहीं, अभी समोसे खा के आए बाहर। समोसा जरूरी है ना? यहां बैनर लगे जरूरी नहीं है। वो एक लास्ट बैनर लगा है, वो जो जरूरी है। मैं कह रहा था एजुकेशन रहेगी, संघर्ष भी रहेगा।
अभी वर्तमान सरकार की जो एजुकेशन को लेके पॉलिसी है वो सेंटर में लगा है। सुरेखा जी ने तो आपको डेट बता दी भी, अब जेएनयू ने अपनी डेटें बदल दी हैं, कौन सी डेट में आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। पीएचडी का भी बताया इन्होंने और नेट का भी बताया शायद, मगर वहां मैंने बताया है भी 6000 सीट थी पीएचडी की और एमफिल की जेएनयू में, वो सरकार ने काट के 1000 कर दी, क्योंकि वहां पैदा हुआ विद्वान वो सरकार की चापलूसी में नहीं आता था, सरकार के जंजाल से बाहर मुक्त हो जाता था। तो सरकार ने वो कि अब करे एकलव्या को अंदर बढ़ने से तो नहीं रोक सकते, अंगूठा तो नहीं काट सकते, सीटें ही खत्म कर दो, कल सीट ही है नहीं, जब बाहर लगा दोगे भी सीट नहीं है आएगा ही नहीं कोई। ये पॉलिसी है, इसको भी साथ साथ समझ के चलो। एजुकेशनल सेमिनार का मतलब आपके लिए सब्जेक्ट चुनना भी है और आपके लिए ये चुनना भी जरूरी है जो सर छोटू राम ने कहा था कि दोस्त और दुश्मन को पहचानना सीखो। दोस्त और दुश्मन को पहचानना, ये जानना भी जरूरी है। तो एक बात डॉक्टर साहब बोल के गए, अशोक सोहता जी, उन्होंने उस बात के ऊपर बहुत बल दिया, पे बैक टू द सोसाइटी। और वो पे बैक टू द सोसाइटी, मेरी बात फिर घूम के फिर वहीं चले जाएगी। पे बैक करते हैं आप करते हैं, और करते कहां हैं? यही मज़ारों में जाके, बालाजी के जाके, गणपति के जाके, वहां पे बैक करते हैं। मगर वो पे बैक आपकी सोसाइटी को आ रहा है, वो आपकी सोसाइटी को नहीं आ रहा। अपनी सोसाइटी को कीजिए। आज इस सेमिनार पे अनुमान लगाएंगे कितना खर्चा हुआ है? ये 3 लोग बैठे बता देंगे बाद में। हॉल ही 18,000 में बुक हुआ, 18,000 का हॉल है ये। और ये पहले, जब तक ये बुक नहीं होगा, सेमिनार की डेट तय नहीं होगी, है ना, रिसोर्स पर्सन तय नहीं होंगे, कुछ भी तय नहीं होगा। तो ये एक हिस्सा निकालना सीखिए, और ये हिस्सा जब तक नहीं निकालना सीखोगे, जब तक ये हिस्सा नहीं दोगे आप, तब तक कौम की कामयाबी बहुत मुश्किल है। हमारा तो कोई देश नहीं ना है अलग, जैसे मुसलमान कंट्रियां बहुत हैं, ईसाई कंट्रियां बहुत हैं, बौद्धियों की बहुत सारी कंट्रियां हैं। हमारी कोई कंट्री है? हमें तो कोई उम्मीद है कहीं से पैसा आने की? मगर जिन मुसलमानों की बहुत सारी कंट्री हैं, उन मुसलमानों ने भी एक सिस्टम बनाया पे बैक टू द सोसाइटी, उसको वो कह रहे जकात। जकात निकालते ईद के दिनों में, और उससे एक इंस्टीट्यूट खोला दिल्ली में, और उस इंस्टीट्यूट ने वापस क्या दिया? जो लड़का कश्मीर से आईएएस टॉपर पैदा हुआ, वो उसी इंस्टीट्यूट से पैदा हुआ, जकात के पैसे से, चंदे के पैसे से। तो ये एक आदत भी डालनी शुरू करो ईमानदारी से। एक फैसला करो कि कहां काम सही हो रहा है, उसके बाद फैसला करने के बाद फिर अपने कदमों को रोको नहीं, अपने कदमों को बढ़ाओ। तो आज के सेमिनार में बहुत सारी खूबसूरत बातें हुई, और बीच में थोड़ी सी जज्बाती बातें भी आ गई, कई ऐसी बातें भी आई जिनसे हम सब की आंखें भर आई। तो उसके बारे में मैं लास्ट बात कहना चाह रहा हूं कि दुख आते हैं, संघर्ष है, हमारा आसपास हमारे शोषण भी है,
हम यूं ही उम्मीदें करते रहते हैं कि सरकार पलटेगी तो कुछ हो जाएगा, कुछ होता नहीं, हम वहां के वहीं रहते, वही मानसिकता रहती। सरकार नहीं, मानसिकता नहीं ना बदलती, मानसिकता वही, वो सारा कुछ रहता है। तो मैंने एक शायर को पढ़ा था, एक शायर ने लिखा, अभी भी कुछ दिन पहले मैं एक शायर को सुन रहा था, राहत इंदौरी, प्रोफेसर भी हैं शायद कहीं, वो सुन के मैं हैरान हो रहा था कि यूपी की नई सरकार बनने के बाद और यूपी में एक मुशायरे में इतनी बेबाकी से बोल रहा था कि मुझे जैसे लग रहा था भी इसको कोई डर खौफ ही नहीं है। और आखिर में उसने खौफ पे भी बात कह दी, खौफ पे भी उसने कहा कि तुम डराते रहो कितना मुझे, तुम डराते रहो कितना भी मुझे, मगर मेरे स्वभाव में नहीं है डरना, तो क्या करना, तुम डराते रहो कितना। तो एक शायर ने कहा था कि उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरजता है, उस मौज की टक्कर से साहिल भी लरजता है, कुछ रोज जो तूफान के आगोश में पल जाए। एक लहर तो रोज आती है ना समुद्र में, जिसमें लोग खड़े हो जाते हैं, पैंट को पजामे को ऊपर उठा के पैरों में आने देते हैं, मगर एक लहर ऐसी आती है जो सिर के ऊपर से आती, पीछे से अंदर ले जाती है। और वो कौन सी होती है? जो तूफान में पड़ी होती है। वो जो तूफान में पड़ी होती है सबको लपेट के ले जाती है। आप तूफान में पलो और सबको लपेट के ले जाओ। जय वाल्मीकि। अब अक्षरा जी एक धन्यवाद कर दीजिए आप। धर्म प्रेमियों, जय वाल्मीकि।